हो जाए। यही एक कह लें कि एक एलिमेंट होता है कि अगर आप अच्छा खाना बनाते हैं तो आपकी तारीफ़ भी होनी चाहिए। तो हमारे साथ शेफ़ अली रज़ा मौजूद हैं जो कि बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही लजीज़ रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं ताकि आप लोग घर में अच्छा अच्छा खाना बना के अपने घर वालों को जो है ना वो खिला सकें। तो आज वो क्या मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं, सबसे पहले उन्हीं की तरफ चलते हैं। शेफ़ अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। शेफ़ अली, क्या आज रेसिपी लेकर आए हैं आप? आज मैं हुनसाई मलाई बोटी हांडी बना रहा हूँ। ठीक है, हुनसाई मलाई बोटी हांडी। जी जी। ठीक है जी। बोनलेस में। बोनलेस के अंदर। जी जी। ओके, तो ये क्या हुंजा से आई है? ये जी जी, इसका कॉन्सेप्ट, ये रेसिपी हुंजा से आई है? जी, मैं पिछले दिनों हुनसा गया था विजिट के लिए, तो वहाँ पे ना मैंने एक रेस्टोरेंट से खाना खाया। अच्छा, तो आपने सोचा कि यही रेसिपी जो है ना। तो वहाँ पे मैंने फिर 2 दिन स्टे किया रेसिपी के लिए। अच्छा। हाँ जी, बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। वहाँ पे मैंने 2 दिन ट्राई की उनके साथ। फिर उधर ठीक है, तो आपने फिर उनसे रेसिपी ली? जी, रेसिपी लेने के लिए 2 दिन मैंने वहाँ पे वेट किया। क्या बात है, क्या बात है। तो वहाँ पे आप शेफ से मिले, उससे पूछा कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं? जी जी। सही है। तो फिर हमें बताइए, हुंजा से आई है जनाब ये रेसिपी, ये नोट कर लें आप, इतनी दूर से आई है और फिर ऑब्वियसली मज़ेदार होगी। हुंजा के खाने मज़ेदार हैं, उनकी बाकी चीज़ें इतनी मज़ेदार होती हैं। जी जी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें? इसमें हमें बोनलेस चिकन चाहिए, थाई का। ठीक है। अगर आपने चेस्ट का बनानी है तो चेस्ट को पहले आपको टेंडर करना पड़ेगा। टेंडर करने के लिए हम, अगर मैरिनेट में आपने बनाना चिकन आपको लेट मिला है तो उसमें आपने लेमन या सिरका यूज़ करना है। अगर आपके पास चिकन पहले पड़ा हुआ तो उसको आपने टिश्यू इसके फाड़ने हैं सॉफ्ट और नरम करने के लिए। ठीक है। सो उसके लिए होता यह है कि इसको ब्लास्ट चिकन लिया जाता है जो इसमें यूज़ होता है। इसको सबसे मेन चीज़ है, चिकन सॉफ्ट और नरम मुलायम होना चाहिए। तो इसमें उसके बाद इसमें मैरिनेट के लिए मसाले यूज़ होंगे, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और प्यूरी, टमाटर की प्यूरी, प्याज की प्यूरी। तो इसमें चिकन पाउडर जाएगा और चिली सॉस जाएगी। ठीक है, और आपने इसको ऑलरेडी मैरिनेट करके और रखा मैंने हुआ है? मैरिनेट करके रखा ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के लिए आप जी इसको जी। मैरिनेट करके रखें। इसमें हमें जो है ना बोनलेस चाहिए, थाई का पीस आपने जी जी, थाई का यूज़ पीस किया। चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपने प्यूरी यूज़ की है, टमाटो प्यूरी यूज़ की है, प्याज की प्यूरी यूज़ की है, काली मिर्च डाली आपने, नमक डाला है, सुर्ख मिर्च डाली है। सुर्ख मिर्च नहीं डालनी, वाइट मिर्च डालनी है। अच्छा, वाइट मिर्च डालनी, सुर्ख मिर्च नहीं डालनी। ठीक है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर डालना आपने। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर? और इसमें वेजिटेबल जाएगी सोते। जब इसको फ्राई कर लेंगे उसके बाद इसको सोते बटर में वेजिटेबल सोते करनी है, ओनियन और कैप्सिकम। ओके, अनियंस एंड कैप्सिकम जो है ना इसमें सौते करके हम वो डालेंगे। ठीक है, तो इसको ऑलरेडी आपने मैरिनेट किया हुआ है, तो अब इसको आपने पकाना है? जी, सिर्फ पकाना अभी मैंने। ठीक है, तो आप इसको जो है ना वो स्टार्ट करें। जी जी। जब तक ये पक जाता है, फ्राई होता है, या फिर आपने जो इसको कुक करना है, तब तक हम दूसरे गेस्ट से भी मुलाकात करा देते हैं हमारे देखने वालों की। आजकल जनाब वर्किंग ख़वातीन सुबह से शाम तक आपको पता है कि दफ्तर के साथ साथ घर के काम भी संभालती हैं, और इस भाग दौड़ में अपनी सेहत और डाइट पर ध्यान देना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन या तो नाश्ता छोड़ देती हैं या फिर जल्दी जल्दी में जंक फूड पर गुजारा कर रही होती हैं। लेकिन एक बैलेंस डाइट उनकी तवानाई, उनकी सेहत और उनकी खूबसूरती दोनों के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो आज हम न्यूट्रिशनिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि वर्किंग ख़वातीन क्या खाएं और किस तरह एक आसान और सेहतमंद डाइट चार्ट बनाया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए ईशल साकिब ने हमें ज्वाइन किया है। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और वो ख़ुद भी वर्किंग लेडी है। तो वो कैसे अपने डाइट चार्ट को मेंटेन करती हैं, तो उनसे बात करते हैं। ईशल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। वर्किंग लेडीज़ का ये प्रॉब्लम होता है कि जनाब हमने काम पर भी जाना है, हमने घर के बाकी मामलात भी संभालने हैं, तो अपनी डाइट को लेकर थोड़ा सा ना निगलेक्ट बिहेवियर होता है हमारा अपने साथ। अपने आप को हमने कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पे नहीं रखा हुआ होता है। बिल्कुल। आप भी वर्किंग लेडी हैं, आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगी कि क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए एक वर्किंग लेडी की डाइट के अंदर जो उसको सेहतमंद बनाए। अच्छा, वर्किंग लेडीज़ की डाइट में सबसे पहला एलिमेंट तो ये कि टाइम की बहुत कमी होती है। तो हमें इस तरह के मील्स इनकॉर्पोरेट करवाने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग हो, उनके प्रिपरेशन टाइम बहुत ज़्यादा ना हो। तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, हमें बस हेल्दी चीज़ों को फोकस करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वर्किंग क्लास अपने कैफेटेरियाज से लेकर जंक खा लेते हैं या फिर एट द एंड वो
टेक आउट्स कर लेते हैं, डिलीवरी करवा लेते हैं फूड की, जो कि डेली बेसिस पे होके फिर उनकी डाइजेशन स्लो होती है, उनको और कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और फिर बीमारियां और ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जॉब इस तरह की होती है, जनरली 9 to 5 जॉब्स होती हैं, वहाँ पे आपने बैठे रहना है। एक तो बैठ के आपको पता है डाइजेशन स्लो हो जाती है, जब आप बैठते हैं आपके स्टमक का एक पोस्चर है, एक तो हम पोस्चर भी मेंटेन करके नहीं बैठते, जब पोस्चर मेंटेन नहीं होगा तो वो स्टमक पे ऑटोमेटिकली डाइजेशन स्लो होती है, फिर बैठे रहना और फिर इस तरह की चीज़ें खाना जो कि इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, जिसमें सबसे मेन चीज़ है फ्राइड फूड, वो हमें ट्रिगर कर रहा होता है। फिर इस तरह की लेडीज़ कॉम्प्लिकेशन के साथ आती हैं कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एनर्जी है, नहीं एनर्जेटिक फील करती, बैठ नहीं सकती, पोस्चर इश्यूज़ आ जाते हैं। ये होता है कि खाना खाते साथ ही कहती है हमें रिफ्लक्स हो रहा है, हमें खट्टे डिकार्ड इस तरह आ रहे हैं, या फिर हमें लगता है खाना ऊपर को आ रहा है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या एट टाइम स्किन पे अपीयर होने लग जाती हैं, स्किन बहुत रफ फ्लेकी हो जाती है, क्योंकि पानी का भी इंटेक अच्छा नहीं होता। जनरली हम क्या करते हैं कि जब ऑफिस इन्वायरमेंट्स में होते हैं तो एसीज ऑन है, अच्छा कूलिंग सिस्टम तो अच्छा है, प्यास तो पानी नहीं लगती की है, इतनी नीड फील होती है, तो पानी का भी इंटेक नहीं होता है, जिसकी वजह से हर चीज़ कंट्रीब्यूट करके बड़ा प्रॉब्लम कॉज करती है। तो इस तरह के लोगों को एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, उसमें इजी ऑप्शंस लेने चाहिए। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल नाश्ते की बात कर ली जाए तो हम लोग जनरली नाश्तों में पराठे भी खा रहे होते हैं, रोटी भी खा रहे होते हैं कुछ लोग, लेकिन जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको चाहिए नट बटर्स का इस्तेमाल करें, जिसमें पीनट बटर हो सकती है, जिसमें आमंड बटर हो सकती है, जिसमें पिस्ताशियो बटर यानी जो पिस्ते की बटर होती है वो हो सकती है। नट बटर्स इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि नट्स के अंदर बहुत ज़्यादा गुड अमाउंट ऑफ फैट होता है, तो जितना ज़्यादा अच्छा फैट होगा उतना ही उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा होगा। उसके साथ आप टोस्ट ले सकते हैं। अच्छा, बाकी बटर्स जनरली हो सकता है इतनी ज़्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं हो, पीनट बटर आप घर पे बना भी सकते हैं और वो अवेलेबल भी होता है, बहुत कॉमनली मिलती है। उसमें ज़्यादा फैट तो नहीं होता है पीनट बटर के अंदर? बिल्कुल, नट बटर्स जो होते हैं ना उनके अंदर फैट होता है, लेकिन वो फैट है HDL, वो फैट दूसरा है, गुड फैट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे सिस्टम के लिए और वो एनर्जी बूस्ट देता है बहुत ज़्यादा। तो वर्किंग क्लास में एनर्जी के इश्यूज आ रहे होते हैं कि लैक ऑफ एनर्जी फील हो रही होती है, तो उसमें HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना होता है, इसलिए नट बटर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग जनरली जो वर्किंग क्लास होती है वो निगलेक्ट कर देती है इस तरह की चीज़ों पे जो पेरिशेबल हो, यानी कि जो ऑफिस में जाते जाते ख़राब हो सकती हों, या फिर वो थोड़े से पेरिशेबल, मतलब वो चांसेस शेल्फ लाइफ उनकी कम होती है, तो उसमें रिकमेंडेड होता है कि आप इस तरह के लंच बॉक्सेस में इन्वेस्ट करें जो थोड़ी से, जिनमें कूल बॉक्सेस हों, या जिसके नीचे आप ठंडा पानी आइस पैक डाल के अपने फ्रूट्स लेके जा सकें, क्योंकि रिकमेंडेड होता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का कंजम्पशन, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स सबसे ज़्यादा उसी से मिल रहे होते हैं। सही है कि आप बाकी चीज़ों के साथ साथ जो है वो अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी बहुत ज़्यादा जो है ना आपने अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। तो वही है कि जनाब हल्की फुल्की डाइट है, सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो करें। डिफरेंट ऑप्शन जो है ना वो ईशल ने हमारे साथ शेयर किए हैं कि आप स्मूदीज़ बना सकते हैं, आप उसके अलावा जो है ना वो एग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नट बटर्स होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छे हैं। और डाइट चार्ट अगर आपका अच्छा होगा तो आप पूरा दिन अच्छा काम कर सकेंगी। तो ईशल साकिब हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है। ईशल, थैंक यू सो मच कि आप आई, इसके ऊपर बात की है। शेफ कहाँ तक पहुंची हमारी रेसिपी? जी बस रेडी होने वाली है। अच्छा, रेडी होने वाली है, वेरी नाइस के इतनी क्विक जो है ना ये रेसिपी। इसमें क्या क्या ऐड ऑन किया आपने? इसमें वेजिटेबल सोते करके कैप्सिकम और ऑनियन ऐड किया। ठीक है, तो फ्रेश क्रीम लास्ट पे। अच्छा जी, तो ये मज़ेदार सी जो है ना वो हुंजाई स्टाइल की, बल्कि हुंजा से ही ये रेसिपी आई है। जी, जी। शेफ़ अली वहाँ से खा के आए थे, तो वो स्पेशली उन्होंने वहाँ पे स्टे किया 2 दिन के, वो ये रेसिपी हमारे लिए लेकर आए, अपने रेस्टोरेंट के लिए लेकर आए और यहाँ के लाहौरियों को खिलाई जाए हुंजा की ये स्पेशल डिश। तो शेफ़ अली बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और ये जो है ना रेसिपी हमारे लिए लेकर आए, हमारे देखने वालों के लिए लेकर आए हैं। और आप भी बनाइएगा घर में और फिर हमें बताइएगा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि घर वालों को किस तरह की लगी है, आपको किस तरह की लगी है। आगे बढ़ते हैं और जनाब आपको बताएं कि जलने के ज़ख़म ना सिर्फ जिस्म बल्कि इंसान की जो नफ्सियात है और मयार ज़िंदगी है ना उसको भी मुतासर करती है। और अगर मरीज़ डायबिटिक हो तो ये ज़ख़म मज़ीद पेचीदा और ख़तरनाक हो जाते हैं।
ऐसे में एक्सपर्ट्स की जदीद तहकीक और इलाज जो है वो मरीज़ों के लिए एक नई उम्मीद का बायस बनती है। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र शख्सियत डॉक्टर राहीला खालिद, जो बर्न केयर और डायबिटीज़ की माहिर हैं, रिसर्चर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और फलाही खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियत है। डॉक्टर राहीला खालिद ब्रिटिश बर्न एसोसिएशन और यूरोपियन बर्न एसोसिएशन के साथ वाबस्ता हैं, उनकी मेंबर हैं और वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्हें मोरक्कन मिलिट्री ने एजाज़ से नवाजा और आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया है। तो उनकी तहकीक का मकसद बर्न और डायबिटीज़ के मरीज़ों के इलाज और मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। तो आज हम उन्हीं से ये जो जदीद तरीका इलाज है उसके बारे में जानेंगे। तो डॉक्टर राहीला खालिद ने आज हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल के इनवाइट किया मुझे। डॉक्टर राहीला, आपका एक डिफरेंट ही फील्ड है, मैं तो कहूँगी कि बर्न केयर, और वो भी जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए ये इसको समझना, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए मुश्किल है। लेकिन हमें बताइए कि ये है क्या, बर्न केयर के साथ डायबिटिक लोगों को किस तरह एसोसिएट किया जा सकता है। ये तो हमें पता है कि अगर डायबिटिक लोगों को कोई कट लग जाए, कोई जख्म हो जाए तो वो भरना थोड़ा सा मुश्किल है, वो हीलिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बट ये बर्न के साथ किस तरह एसोसिएट किया जाएगा इसको? एज सच कोई बिग डिफरेंस नहीं है। Okay. बिकॉज डायबिटीज़ में ये होता है कि आपकी ब्लड शुगर जब होती है तो अगर वो माइक्रो और मैक्रो जो है कॉम्प्लिकेशंस में चली जाती है तो फिर आपको वास्कुलर पैथी या एंजियोपैथी हो जाती है। तो उससे क्या होता है, वेन्स और आर्टरीज थोड़ी जो है वो थिन हो जाती हैं और उनकी जो फिजियोलॉजी भी चेंज हो जाती है। तो दैट्स वाई हीलिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन अदरवाइज जो कोई पर्टिकुलर हमने जो है ऐसी चीज़ इजाद नहीं की हुई है कि सेपरेटली जो है डायबिटिक पेशेंट को ये चीज़ देनी है और जो नॉर्मल वूंड्स हैं उनको ये चीज़ देनी है। बट हम उनको जो है एडवाइस ये देते हैं कि फिर जो कंट्रोल करते हैं शुगर इनटेक को और डाइट कंट्रोल करवा देते हैं। ज़्यादा हम उनको कहते हैं कि एक्सरसाइजेज करें, मोबिलाइज करें वो एरिया, क्योंकि सर्कुलेशन स्लो होती है ना, तो उसको जो है इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादातर हम मोबिलाइजेशन वो करवाते हैं। फिर हनी जो मोनका होती है वो वाली, और या फिर उसके मेडी हनी आती है वो वाली जो है हम लोग एडवाइस करते हैं। इनिशियल जो वेरी फर्स्ट एड होती है उसमें वो जो है हम लोग कहते हैं कि टर्मरिक का जो है वो पेस्ट लगा लें। अच्छा, हल्दी का जो हाँ है जी, हल्दी का वो पेस्ट लगाया जाए। तो उसके बाद जो है ज़्यादा लॉन्ग टर्म ना करें, क्योंकि वो फिर ज़्यादा डैमेज करना शुरू कर देगा हीलिंग प्रोसेस। लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी जो कहते हैं एक्यूट स्टेज में हम उस कहते हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरी चीज़ें जो है इंटरवेंशन करते हैं। हाइड्रेशन ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यही कुछ डायबिटिक वालों को करते हैं। लेकिन क्योंकि वूंड जो एज सच ऑन इट्स ओन जो उसकी फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए और इसकी हीलिंग को करने के लिए हम लोग फिर रिसर्च करते हैं कि बेटर जो है रिसर्च हम लोग लेके आए। लेकिन हमारे यहाँ पे तो जो डायबिटीज़ हैं, डायबिटिक लोग होते हैं हमारे घरों में भी, उनके हवाले से हमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि उन्हें कोई कट ना लगे, कोई चोट ना लगे, कोई वूंड ना आ जाए। कि खुदा ना खास्ता हमने देखा है ना कि पैर से शुरू होती है, एक ज़ख़म शुरू होता है, हल्का सा शुरू होता है, वो इतना ख़तरनाक हो जाता है कि पूरा पैर, पूरी टांग काटनी पड़ जाती है। तो ये इसके ऊपर क्या रिसर्च की है कि अगर कोई वूंड आ जाता है, कोई जख्म आ जाता है तो उसको ठीक किया जा सकता है, ना कि पूरे का पूरी टांग, पूरे का पूरा पाँव उतारा जाए? दैट्स रियली बिटर रियलिटी है पाकिस्तान में। बेसिकली इनिशियली डायबिटीज़ की कोई वो जो है वो नहीं है, इंटरवेंशन ही नहीं है। अब क्या है, जब पेशेंट को कुछ साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, जी अच्छा जी ये हो रहा, चेकिंग होती है, जी ब्लड शुगर हाई है, वो इमीडिएटली जो है इंस्टेंटली उनको कहेंगे अच्छा जी आपको टैबलेट्स लेनी है या इंसुलिन लेनी है। वो जो है दूसरी जो कंजर्वेटिव चीज़ें नहीं वो करेंगे, सजेस्ट करेंगे। जैसे यूके में हम क्या करते हैं, हमारे पास हमने एक डेजमोंड है, डाफनी है, ये प्रोग्राम्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं।
तो 2 वीक्स के लिए उनको हम रेफ़र कर देते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जो यहाँ पे तो बेसिकली डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट ही नहीं है। वो डॉक्टर्स जब पास हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी अपनी फेवरेट फील्ड करके वो लोगों को बता देते हैं जी मैं डायबिटिक स्पेशलिस्ट हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ या यू कुछ भी हूँ। लोग उसी पे बिलीव करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ एक बहुत बैड है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वो लोग तो समझते हैं कि वो डायबिटोलॉजिस्ट है और उसके पास चले जाए, जबकि बिहाइंड दैट वो चीज़ रियलिटी नहीं है। तो इस वजह से भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा जो है लोगों को हेल्थ प्रमोशन नहीं है, तो वो उस वजह से लॉस हो रहा है कि इमीडिएटली उनको टैबलेट्स पे या इंसुलिन पे लगा देते हैं। लोग बस उस पर लिविंग करने लग जाते हैं, जबकि हम अवॉइड करते हैं वॉक अवे फ्रॉम डायबिटीज। इतना ज़बरदस्त हमने वहाँ पे आप लोग कहते हो कि डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएं अपने लाइफस्टाइल के अंदर, डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए, ना कि पहले ही आपको मेडिसिन पे या पे इंसुलिन पे लगाया जाए। तो मेरा ये है, अभी मैं जिस तरह यहाँ पे आई हूँ, प्रोजेक्ट लेके आई हूँ, वो लॉन्च कर रही हूँ, तो उसमें मेरी जो मेन जो फोकस है वो लोगों को ये बताऊंगी कि अगर कोई बंदा आपको डॉक्टर जो है इमीडिएटली ऑफर करता है कि जी आप टैबलेट्स लें या इंसुलिन, तो आपके पास नॉलेज हो कि क्वेश्चन कर सके। ठीक है। कि वाई नॉट कि मुझे 2 वीक के लिए ये चीज़ें ट्राई करनी है, एक्सरसाइजेज कर लूँ, डाइट क्या है उस 2 वीक्स प्रोग्राम के अंदर क्या है? मतलब यूजुअली हमारा डायबिटीज़ यहाँ पर आती है 6.4 से ऊपर आप हैं तो आप डायग्नोज हैं, फिर हम प्री डायबिटीज़, आप डायग्नोज हैं कि आप डायबिटिक हो गए हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे आप कह रही हैं कि 2 हफ्ते का प्रोग्राम होता है, तो उस 2 हफ्ते के प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं? ठीक है, पहले आपका जो पॉइंट आपने रेज किया बहुत अच्छा वाला था कि इतनी रेंज पे आए, तो हम कैटेगराइज कर लेते हैं। वो प्री डायबिटीज़ होती है, उसको रिवर्सेबल होता है वो स्टेज। ठीक है। तो उसमें फिर ये 2 वीक्स हम कहते हैं कि स्ट्रिक्ट डाइट प्लान दे देते हैं एक, वो फिर हम डायबिटोज नर्सिस हैं हमारे पास, उनके पास रेफ़र कर देते हैं। फिर वो जो डायबिटिक नर्सिस हैं ना, वो भी स्पेशलाइज्ड हैं इसमें, वो फिर उन पेशेंट्स को जो है ना वो दे देते हैं, लीफलेट्स देते हैं, फिर डिफरेंट जगहों पे भेज देते हैं जहाँ पे उनको प्रोग्राम अटेंड करने हैं, लाइक जो इंटेंस एक्सरसाइजेज हो गई, फिर वहाँ पे हम डाइट कंट्रोल का भी रिजीम देते हैं। बल्कि उनको हम रिकमेंड करते हैं कि जो ट्रेनर होते हैं ना, जो उनको हायर करते हैं प्रॉपरली, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से वो है कि वेट लॉस के लिए जो ना, तो हम वो लोग जाते हैं, ज्वाइन करते हैं टीम्स को। तो वो चीज़ आप देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर्स ने अपने उधर क्लिनिक्स में जो है, जिस तरह जीपी सर्जरी है ना, उन्होंने छोटे छोटे बनाए हुए हैं स्टेशन जहाँ पे जाके आपने वेट कंट्रोल की करनी है चीज़ें। दूसरी जगह पे आपने वैसे जो है एजुकेशन जो है वो अबाउट हाउ टू मेंटेन, हाउ टू लिव विद डायबिटीज़, हाउ टू वॉक अवे फ्रॉम डायबिटीज़। और बिलीव मी कि हमने बहुत सारे लोग जो है ना वॉक अवे किए, हाँ रिवर्स किए। तो ये रिवर्सेबल है, ठीक है, अनटिल कि आप मेडिकेशन पे इवन जो मेडिकेशन वाला उसको भी हमने रिवर्स किया कि मेडिकेशन को जो है वो स्टॉप किया है। अच्छा, मतलब ये अब लोगों में हम शऊर पैदा करते हैं, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपको इस चीज़ के बारे में या किसी भी बीमारी के बारे में अगर आपको एजुकेशन है, अवेयरनेस है, तो आप उसको रिवर्स बैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अब अपने लाइफ में लेकर आएंगे तो हो सकता है। तो डॉक्टर हीला, फिर ये क्या करें? मतलब जिनका कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर पैर पे डॉक्टर्स ने सजेस्ट कर देते हैं कि उंगलियां काट दें या पाँव जो है ना वो रिमूव कर दिया जाए, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करती हैं आप कि ऐसा क्या चीज़ें की जाएं कि खुदा ना खास्ता अगर थोड़ा जख्म हो गया है और जैसे उन्होंने कहा कि उसमें से लिक्विड निकलना शुरू हो गया था, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं? हाइजीन, जस्ट फुट हाइजीन को मेंटेन करें, वॉश किया करें रेगुलरली, ड्राई करके क्लीन करके, फिर उनके ऊपर मॉइस्चराइजर कोई लगाएं। ये जो इन्होंने बताया ये तो बिल्कुल डायबिटिक वो उनकी इनिशियल स्टेज थी। हम लोग एम्पुटेशन को भी अवॉइड करते हैं until जो गैंग्रीन हो जाती है, दैट इज द पार्ट यू डोंट नीड दैट, बिकॉज गैंग्रीन होगी इट मीन्स कि सर्कुलेशन डिस्कनेक्ट हो गया, वो पार्ट अब डेड हो गया। अदरवाइज अगर ये फ्लूइड वगैरह निकल रहा है तो इसकी तो हम ड्रेसिंग्स वगैरह हैं, जैसे मैंने आपको मोनेका पता नहीं यहाँ पे क्या नाम होगा उसका, फिर वो है मेडी हनी है, जो इस तरह की कोई चीज़ें हैं। तो अगर लिक्विड लीक हो रहा है इट मीन्स कि वहाँ पे इन्फेक्शन बिल्ड होगा, एंटी इन्फ्लामेटरी आप लगा सकते हैं। और अगर ये इसी तरह मैंने कहा अगर उनको एलिवेट करके रखें तो
आप देख लेना, क्योंकि वो फ्लूइड जो है ना वो उससे ग्रेविटी से डाउन हो रहा है, तो थोड़ा सा अवे Elevate करें करके तो दैट विल गो बैक, सो वो अपनी जगह ढूंढ लेगा, निकल जाएगा कहीं से। तो अदरवाइज वो लीकिंग नहीं, क्योंकि हमारे टिश्यूज़ के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सारा कुछ, अगर वहाँ पे ओपनिंग है, होल है, वो भी जो है शॉर्टकट करेंगे। उनको क्या ज़रूरत पड़ी है हार्ड वर्क करके वो सारा ड्रेन करें समवेयर एयर देयर, वो जस्ट स्टार्ट लीकिंग। सही है कि आप जो है ना एहतियात करें। हाँ जी, कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर भी आप हाइजीन का ख्याल रखें, एहतियात करें, प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। हमारे साथ डॉक्टर रहीला खालिद मौजूद थी और हम बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ में आपके जो ज़ख़म हील नहीं हो रहे होते हैं या अगर आपके बर्न हो जाता है कोई ऐसा, तो उसके लिए क्या एहतियात या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं। डॉक्टर रहीला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने टाइम दिया हमें। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान में आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद शादी की जो कानूनी उम्र के हवाले से सूबों में अदम तवाज़ुन मौजूद है। सिर्फ सिंध और इस्लामाबाद में लड़कियों की जो शादी है उसकी कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर है, जबकि बाकी सूबों में इस मसले की वजह से लाखों लड़कियां कम उम्री में घरेलू तशद्दुद और तालीम समेत दीगर महरूमियों से दो चार है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हर 6 में से तकरीबन एक लड़की 18 साल की उम्र से पहले ही बया दी जाती है, जबकि लगभग 48 लाख लड़कियां 15 साल की उम्र से पहले ही शादी के बंधन में जकड़ दी जाती हैं, जबकि 1,90,00,000 से ज़ायद लड़कियों की उम्र कम उम्री में ही शादी हो चुकी है। ये मसला इस बात को उजागर करता है कि पाकिस्तान में कौमी सतह पर मरबूत इक़दामात किस कदर ज़रूरी है, और इसके ऊपर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं चौधरी नसीर कंबो साहब हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट भी हैं। उनसे बात करेंगे कि कानूनन इस हवाले से क्या लायामल इख्तियार करना चाहिए और हमारा कानूनी इस हवाले से क्या कहता है। और साथ ही साथ मौलाना फ़िदौर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनसे भी जो एक नुक्ता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस उम्र के हवाले से। तो नसीर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, और मौलाना साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। सबसे पहले मैं कमर साहब आपकी तरफ ही आऊँगी। कम उम्री की शादी जो है इसको किस तरह एलेबोरेट किया जाएगा? ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि सिंध में, इस्लामाबाद में 18 साल डिक्लेयर की गई है कि ये 18 साल के बाद लड़की या लड़के की शादी की जाए। बाकी सूबों में थोड़ा सा तजाद पाया जाता है, एक उम्र नहीं है न लड़के की न लड़की की। तो इसको क्या एक ही ज़ुमरे में नहीं आना चाहिए, एक ही अंडर वन अम्ब्रेला मैं कहूँगी कि नहीं आना चाहिए, बिकॉज़ वफाकी हुकूमत ने भी 18 साल ही उम्र मुकर्रर की है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीबा। बेसिकली जो है ना, पंजाब में है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। Okay. उसमें एज जो लड़की के लिए 16 साल और लड़के के लिए 18 साल है, जिसको पिछले साल मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने टेकअप किया रिट पटिशन की सूरत में, और उसमें पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी, हदायत दी कि ये जो 16 और 18 का फिगर है, ये लड़की के लिए 16 है और लड़के के लिए 18 साल है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। हमारा आइन कहता है कि आर्टिकल 25 जो है वो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन की बात करता है। जब लड़के की उम्र एज आपने 18 साल रखी है तो लड़की की भी 18 साल करें। लिहाजा सेक्शन 2A जो है डेफिनेशन क्लास जो है इसको तरमीम करके यहाँ तक अदालत ने फरमाया था कि आप इसकी 15 दिन में जो है वो रिपोर्ट दें अदालत में, कानून साजी करें। और इस पर पंजाब गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार करके उसका बड़ा सोशल मीडिया पे भी जो है वो बड़ी चला और उसमें यही 18 साल एज जो थी लड़के और लड़की की रखी गई, और उसमें साथ सजा भी जो थी, जो अगर चाइल्ड मैरिज कोई करवाता है, कोई निकाह रजिस्ट्रार है, या दुल्हा जो है वो बालिग है लेकिन बच्ची नाबालिग है, या बच्ची और बच्चा दोनों नाबालिग हैं, उनकी शादियां करवाई जाती हैं, तो उसके लिए सजा की क्वांटम जो है वो भी बढ़ाया गया, और इसमें जो था जुर्माने भी बढ़ाए गए। और इसी तरह जो है वफाक में जो है पिछले महीने
चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, फेडरल कैपिटल टेरिटरी जो है उसमें 18 साल एज कर दी गई, कानून बना दिया गया। और उसमें भी सज़ा जो थी, अगर चाइल्ड की कोई शादी करवाता है तो 7 साल तक और हैवी जुर्माने रखे गए। लेकिन इसी तरह सिंध में पहले ही 18 साल है, लेकिन सिंध में मैंने देखा है कि निकाह नामे में शिनाख्ती कार्ड का कॉलम ही नहीं है। अच्छा, अब देखे ना हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या है कि हमारे कानून बना दिया जाता है, कानून बनाने के बाद उस पर पैरा नहीं दिया जाता, उस पर इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। अब देखें ना हमारे यहाँ पे ये है, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिशियन है वो भी इस कानून पे इसलिए सख्ती से अमल दरामद करवाने की तरफ फोकस नहीं करता। जब ह्यूमन राइट्स की तरफ से या इंटरनेशनली आवाज़ें उठती हैं या कोई मैटर रिपोर्ट होता है तो उस वक्त लेजिस्लेशन करके उनका मुंह जो है वो उनको दिखाने के लिए कर देते हैं, लेकिन उस पर पैरा क्यों नहीं देते? एक तो रियासत या रियासत की जो मशीनरी है फेलियर है, क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस कहाँ होती हैं? जहाँ पे गुर्बत है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे जो है वो रवायती निज़ाम है, जहाँ पे वडेरा शाही है। अब ये चीज़ें कैसे ख़त्म की जा सकती हैं? ये चीज़ें एजुकेशन से, शऊर से, अवेयरनेस से जो है ख़त्म की जा सकती हैं। कानून आप देखिए, आपने कानून बना के बड़ी सजाएं भी बना दी, लेकिन क्या है कि मैटर कोई रिपोर्ट ही नहीं करता। देखे ना, रिपोर्ट करेगा तो ये सजाओं का इम्प्लीमेंटेशन होगा ना। दूसरा, रियासत के जो इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले अदारे हैं वो भी इस पे खातर खा जो है। लेकिन अभी भी बात तो वही आ जाती है ना कि अगर विफाक में ये चीज इम्प्लीमेंट हो गई है तो बाकी सूबों में क्यों नहीं हो रही? सिंध में भी हो गई है तो बाकी तीनों सूबों में भी तो इस चीज के ऊपर काम होना चाहिए ना। अभी भी हम 2015 वाला कानून ही लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर कोई तरमीम हमने नहीं की है। जी आप दुरुस्त फरमा रही हैं। एक तो ये चारों सूबों में जिस तरह फेडरल कैपिटल टेरिटरी में यूनिफॉर्मिटी है, ये चारों सूबों में होनी चाहिए। और देखें आप इसमें ना कल्चर, मजहब और कानून इसको एक पेज में कंसेंसस के साथ करें, इज्तिहाद के साथ करें, ठीक है। इसमें देखें ना, आपने फेडरल कैपिटल टेरिटरी वाला कानून बनाया, उसमें बड़ी सजाएं लिखी, 18 साल एज का लिखा, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद 1 लाख जुर्माना लिखा, 7 साल तक सजाएं लिखी। लेकिन इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने उस पर अपना वर्डिक्ट दिया। उन्होंने उसको जो है वो उस कानून को मुस्तरद किया। उन्होंने इसमें यह जवाब पेश किया कि आप इस्लाम बलोगत की बात करता है, मेजॉरिटी की बात करता है, इस्लाम में 18 साल एज नहीं है तो बलोगत 18 साल से पहले हो जाती है। तो लिहाजा आप लोगों को अवेयरनेस से, शऊर से, एजुकेशन से इस तरफ कायल करें, बड़ी बड़ी सजाओं से डरा के इस तरफ कायल ना करें। अब देखें ना, इस्लामी नजरियाती कौंसिल और कानून एक पेज पे नहीं है, तो ये चीजें भी एक पेज पे करने की जरूरत है। लोगों को अवेयरनेस से ये चीजें हो सकती हैं। और कानून की इम्प्लीमेंटेशन तो देखिए करनी है, हुकूमती अदारों ने करनी होती है, हुकूमत ने करनी होती है, और इसका भी फुकदान है। देखें चाइल्ड मैरिजेस जो होती है ना, चलिए इस पे बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन अभी एक कॉलर हैं आमना, उन्होंने उकाड़ा से कॉल किया, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा, आपका बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। मैंने ये पूछना था, जब बच्चियां 12 साल की हो जाती है, बाद में जवान हो जाती हैं, वो ना माँ बाप का ख्याल नहीं रखती, उनको अपने म्यार का भी नहीं पता होता, उनको अपने मजहब का भी नहीं ख्याल रखती, वो गलत कदम उठा लेती हैं, माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, उनका भी नहीं दे सकते, उनको बिठा भी नहीं सकते, फिर कत्ल गाँव में होते हैं, अक्सर आप सुनते ही रहते हैं। जी जी। इनका क्या हाल है? इनका क्या हाल है? भी बच्चे टिकते नहीं है माँ बाप के कहने पे, माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, माँ फिर कत्लो गारत होता है, खानदान तबाह हो जाते हैं। वो क्या करें? अच्छे खानदान क्या करें? अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करें? ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना साहिबा, आपने कॉल किया उकाड़ा से, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे मौलाना साहब इसके ऊपर? इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, आज भी एक हस्ब मामूल इंतहाई माशरती अहमियत के हामिल एक मौजू पर मुझे अपने मौदू किया है। मुझसे कबल मेहमान मुकर्रम ने अपनी गुफ्तगू का इज़हार फरमाया। देखिए अभी जो यानी सवाल हुआ, तो मैं उस सवाल का जवाब भी देना चाहूँगा और अपने कानून और मुल्क की यानी जो एक कल्चर है, तहज़ीब है, सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह मुख्तसर पैराए में, मुख्तसर वक्त में मैं अर्ज़ करूँगा। देखें, कुरान करीम बुरहान रशीद ने जो हमारा बुनियादी तौर पर कि भाई कुरान और सुन्नत से मुतसादम कोई यहाँ आइन बन ही नहीं सकता, तो कुरान करीम सूरह निसा ने फरमाया वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन। कुरान करीम ने बलूगत निकाह के लिए और फिर फरमाया फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, उनके अंदर तुम
समझदारी पाओ, उनके अंदर तुम शऊर पाओ, तो फिर हदीस मुबारक जो सही बुखारी की मैंने पढ़ी, या माशर शबाब, कि ए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाता, जो तुम में से यानी निकाह की इस्तिताअत रखता है, फल यतज़व्वज, तो वो शादी कर ले। ठीक है। तो अब देखें कि जो हमारी मोहतरमा ने सवाल ये किया कि बच्चियाँ बालिग हो जाती हैं 12 साल 13 साल की उम्र में, ये तो ग्राउंड रियलिटी है, इससे तो किसको इनकार हो सकता है। असल मामला ये है कि देखें, परखने की बात है, किसी भी माशरे के अंदर बाशऊर तबक़ात उनको मुकर्रर कर दिया जाए कि यहाँ बच्चे बच्चियों की बलूगत सिर्फ नहीं, देखें बुनियादी तौर पर असल में हम कुरान और सुन्नत को भी नहीं समझ पा रहे और इल्ज़ाम धर देते हैं मौलवियत जज्बातियत और सतहियत पर। बुनियादी तौर पर जब कुरान ये कह रहा है फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, तुम उनके अंदर रुश्द पाओ, समझदारी पाओ, तो फिर की बात है। और इसी माशरे के अंदर 13 साल 14 साल के बच्चे जब जो है पार्कों में और होटलों में जाएं तो वहाँ उनके लिए कोई कानून नहीं है। और जो मोहतरमा सवाल कर रही हैं कि जी बच्चियाँ या बच्चे जब बिगड़ जाते हैं और बालिग हो जाते हैं लेकिन 18 साल से कम उम्र होते हैं, हम ना निकाह कर सकते हैं क्योंकि कानून इजाज़त नहीं देता। वो जब किसी बुराई में मुलव्वस होंगे तो फिर उस वक़्त क्या उनके लिए होगा। तो हम यही अर्ज़ करना चाहते हैं कि देखें, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अगर मुस्तरद किया है तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बनाई ही इसलिए गई है। यहाँ इस वक्त देखें हम तसादुम के शिकार हो जाते हैं। अभी आप मौलाना साहब खुद ही तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ बलूगत का वर्ड यूज़ करना या सिर्फ ये कहना कि बलूगत तक बच्ची पहुंच गई है तो उसका निकाह जायज़ है, लेकिन वो समझदार नहीं है, वो अक्ल वाली नहीं है, अभी वो संभाल नहीं सकती खुद को, तो उसको कैसे हम लेकर चलेंगे। इसमें ये देखें कि बाज़ बच्चियाँ तो 18 साल की भी समझदार नहीं होती, बाज़ 20 साल की भी नहीं होती, और अगर 40 साल की उम्र में भी शऊर नहीं है तो उनका निकाह नहीं होगा। ये तो कुरान का मतलब उसूल है। मामला यहाँ पर यह है कि हम जब 18 साल मुकर्रर कर रहे हैं तो क्या 18 साल की उम्र में बच्चे समझदार हो जाते हैं? वाक़अतन ऐसे है कि बाज़ तो 20 साल की उम्र में भी बेशऊरे होते हैं, 25 साल की उम्र में भी उन्हें शऊर नहीं होता। मामला ये है कि जो कुरान ने ये कह दिया कि बालिग होने के साथ अगर उनमें रुश्द व हिदायत समझदारी पाई जा रही है फिर आप उनको रोकें ना, ये तो एक हक दिया जा रहा है ना। एक आदमी को भूख लगी हुई है, मतलब 12 साल की बच्ची की शादी कर दें। देखें 12 साल की बच्ची की शादी का मामला यहाँ पर देखें, यही तो मसला है कि हम जब मजहब के लोगों को यानी अहले मजहब को बिठाकर हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखें जी मौलवी ये कह रहा है 12 साल की बच्ची को ब्याह दो। मैं ये नहीं कह रही कि हम आपको दिखा रहे हैं कि मौलवी साहब ये कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ वैसे ही 12, अब जैसे हम सबको पता है कि 12-13 साल में बच्चियां बलूगत का हो रही हैं, क्या 12 साल की बच्ची की शादी कर दें? अगर उसमें शऊर है, अगर समझदारी है तो फिर उसमें कोई कह नहीं सकता, क्योंकि कुरान जब कह रहा है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं। हाँ, मामला यहाँ पर ये है कि समझदारी और शऊर हम उनको दिलाएं, हम देखें कि भाई इसमें बिल्कुल माशरे के बारे में बताएं, उन्हें बाकी रिवायात के बारे में बताएं। इसमें ये अब देखें ना 18 साल यहाँ मुकर्रर कर दी, आप कह रहे हैं सूबों के अंदर तजाद है कि एक जैसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि इलाकों के अंदर भी तजाद हो सकता है, आबो हवा के मुतालिक। बाज़ जगहों पर बच्चे जल्दी बड़े होते हैं, बाज़ जगहों पर थोड़ा सा लेट होते हैं, समझदारी और शऊर में फ़र्क होता है। इसलिए समझदारी के हवाले से जो है ना कोई उम्र मुकर्रर कर दी जाए तो कोई इसमें हरज की बात नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि शरीयत में ख़ियार बुलूग भी है कि अभी नाबालिग होते हुए माँ बाप निकाह कर देते हैं, फिर बच्चों को ये हक़ हासिल होता है कि जब वो बालिग हो जाते हैं कि आया मैं इस निकाह को कबूल करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। ये भी तो है ना मामला। यहाँ पर सिर्फ मैं एक बात और अर्ज करता हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। मामला सिर्फ ये है कि इस माशरे के अंदर मौलवियत का वो रुख जज्बातियत और सतहियत का दिखाया जाता है कि मौलवी साहब ने फतवा दे दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे कर लो। नहीं, इस तरह का मामला नहीं। रुश्द हिदायत ये बुनियादी शर्त है, जरूरी है, ये जहाँ पाई जाएगी हम इजाज़त देंगे, इजाज़त दे देंगे। ठीक है जी, मौलाना फिदौर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, चौधरी नसीर कंबो साहब ने हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आए और इसके ऊपर बात की। जनाब, आज के दौर में हमारी माशरती इक़दार, हमारे रिश्तों की मजबूती और हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम था ना, वो कहीं ना कहीं तेज़ी से बिखरता जा रहा है। ये हर जगह हमें नज़र आ रहा है। जहाँ कभी वालिदैन को घर का या घर की रहमत समझा जाता था, वहीं अब उन्हें बोझ तस्वुर किया जाने लगा है। केसेस हमारे सामने आते हैं बहुत सारे, और साथ ही साथ बहन भाइयों के हुकूक पामाल किए जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर दुश्मनियाँ, खून खराबा बहुत आम हो चुका है। ये तो रवाज, कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है हमारा कि किसी का भी हमने हक मार लेना है। दूसरा ये कि ओल्ड जो होम्स हैं उनका बढ़ता हुआ रुझान हमारी तहजीबी और जो दीनी इक़दार हैं उस पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं। क्या हम तरक्की के नाम पर इतनी जो अपनी इंसानियत है, रिश्तों का तकद्दुस खो रहे हैं, इतने खोखले होते जा रहे हैं
कि हमारे जो ओल्ड एज होम्स हैं वो आबाद होते जा रहे हैं, वहाँ पर जो हमारे घर के बुज़ुर्ग, हमारे जो रिश्ते हैं वो वहाँ पर जाते जा रहे हैं और हमारे घर जो है वो वीरान होते जा रहे हैं। उधर हम तन्हा महसूस करना शुरू कर दे तो तन्हा रहना पसंद करते हैं। तो ये सब नफ्स परस्ती और सब्र की कमी का नतीजा है। तो इस पर हमने आज बात करनी है कि हमारे मुआशरे में जो बढ़ती हुई ये जो बेहिसी है ये क्यों है, इसकी वजह क्या है और क्या इसको कम किया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, MS हैं फाउंटेन हाउस के और साथ ही साथ साइकेट्रिस्ट भी हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे मुआशरे में ये जो बढ़ती हुई बेहिसी है रिश्तों के हवाले से, ख़ास तौर पर रिश्तों में टूट फूट हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बेहिसी आती जा रही है। वो जो एक प्यार का एलिमेंट होता था, मोहब्बत का एलिमेंट होता था, इंसानियत का, उनसियत का एलिमेंट होता था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। क्या वजह लगती है आपको? आप तो इन रिश्तों के अंदर रहते ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार, उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ मुझे गुजारने का मौका दिया और लाखों दुर्द व सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सारी इज़्ज़तें अल्लाह, अल्लाह के रसूल और नेक लोगों के लिए। बात जो है वो बहुत ही सेंसिटिव सी है और मैं समझता हूँ ये हर घर की कहानी है। और जितनी तेज़ी से हमारा माशरा, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया, इन्हितात पजीरी की तरफ जा रहा है, तो ये रिफ़्लेक्ट कर रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और क्योंकि मुझे 22 साल से ज़्यादा हो गए फाउंटेन हाउस में काम करते हुए, इससे पहले भी साइकेट्री के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया, डिटोरिएशन देख रहा हूँ। और डिटोरिएशन जो है ना वो ये बता रही है कि अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को ऐसे इंस्टीट्यूट्स में छोड़ के जाना कोई बुरी बात आप समझी नहीं जा रही। अच्छा, सही है। अच्छा, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर इलाज कराएं, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर एडमिट कराएं, लेकिन उसके बाद जब वो बेहतर हो जाए तो ज़रूर लेके जाएं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि माशरे में बहुत तब्दीली। अच्छा, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक दो बातें ज़रूर कहूँगा। हमारे अस्पताल की बिल्कुल दीवार जो है वो सेशन कोर्ट की दीवार है, और उस सेशन कोर्ट जो लाहौर का और मेरे ख्याल से पंजाब का सबसे बड़ा सेशन कोर्ट है, वहाँ पे 2 ही मुकदमे ज़्यादा होते हैं जो मैंने देखे हैं, और उसकी स्टडीज़ भी मौजूद हैं, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। और 2 मुकदमे किन के दरमियान हैं? एक तो तलाक़ के और खुला के मुकदमे मियाँ बीवी के दरमियान, और दूसरा जो है ना वो बहन भाइयों के दरमियान प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए। अब ये देखिए, ये दोनों जो इश्यूज़ हैं ये हमारे घर में मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये इश्यूज़ पहले भी होते थे, लेकिन इस लेवल पे कभी भी नहीं होते थे जिस लेवल पे अब हो गए। उसकी जो बड़ी वजूहात मैं समझता हूँ कि हमारी एक तो इक़दार में चेंज आ गया है, हम अपने इक़दार की जड़ों से निकल गए हैं। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो भी कितना बड़ा भी तनावर दरख्त हो, अगर उसकी जड़ें खोखली हैं तो कोई भी हल्का सा झटका उसको गिरा देगा। और नतीजा ये है कि हम लोग जो है ना मिन हैज़ुल कौम हम लोग जो है ना अपने इक़दार से दूर हो गए और आइसोलेशन की तरफ चले गए। आइसोलेशन में वो न्यूक्लियर फैमिली और अकेला रहना और ये कंबाइन फैमिली के ये इश्यूज़ हैं। नतीजा ये हुआ कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉब्लम को फेस ही नहीं कर पाते, और फिर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ाते हैं। और हम अपने ख़ास तौर पे वो रिश्ते के जिनके रिश्तों पे बड़ा प्राउड फील किया जाता था, और अपनी रिवायात के तहत, अपनी मजहबी रिवायत के तहत, हमारी कल्चरली रिवायत के तहत हम उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे, जिसको माँ बाप कहते हैं, वालिदैन कहते हैं, अपने ख़ानदान के लोग कहते हैं, अपनी उसको भी हमने जान छुड़ाने लगे। लेकिन ये सोच आई कहाँ से सर कि जिनको हम रहमत समझते थे, अब वो वालिदैन, वो रिश्ता हमें बोझ तस्वुर होने लगता है हमारे घरों में ही? उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं जो मैं समझता हूँ कि बड़े। एक तो जो तरबियत बच्चों को दी जा रही है उसमें उनको जो है ना आइसोलेट किया जा रहा है। एक तो आजकल के बच्चे मेरे हिसाब से हमारे बच्चे नहीं हैं, वो मोबाइल फ़ोन के बच्चे ऐसे हैं। है, बिल्कुल ऐसे ही। जब मोबाइल फ़ोन के बच्चे हैं तो वहीं से ट्रेनिंग वो ले रहे हैं। और हमारी माएँ तो जो सबसे पहले अपने गोद में हमें सुलाती थी, हमें इंटरटेन करती थी, अब वो सबसे आसान उनके लिए ये हो गया है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दो, चाहे वो 1 महीने का है, चाहे वो 10 साल का है, 5 साल का है। और तो फिर जब वो वहीं से जो है लर्न कर रहा है तो वही वो उसको आगे से रिफ्लेक्ट कर रहा है।
दूसरा मैंने जो बहुत सी चीज़ें ख़राब होती देखी वो यहाँ तक हुआ है कि अपने बड़ों को हमने आइसोलेट कर दिया। मतलब जो घर में एक पीर होता था ना, जैसे खानखाओं में पीर होते थे, जो घर में जो पीर था वो दादा दादी नाना नानी की सूरत में होता था। बड़ी ताई अम्मी और बड़ी चच्ची या खाला या फुप्पो, वो रिश्ते हमने उनको बिल्कुल अलग कर दिया। उनका ये हमसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये हमारे वालिदैन का बड़ा इसमें किरदार रहा। हमारे वालिदैन के आजकल के जैसे वालिदैन हैं, हमारे वालिदैन ने तो हमें बड़ा सिखाया, उंगली पकड़ के, लेकिन जो आजकल के वालिदैन और उसका नतीजा ये हुआ कि वो रिश्तों के बारे में देखिए, इज़्ज़त हमारे बड़े जो थे हमें सिखाते थे कि तुम्हारी ताई अम्मी इतनी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी चच्ची है, तुम्हारी खाला इतनी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे मामू इतने इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से मोहब्बतें आती थी? जैसे मैं हमेशा अपने घर का जिक्र करता हूँ और मैं इसको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने वालिद को ये देखा कि वो और हमारे दोनों चचा अपनी वालदा की कब्र पे रोज़ जाते थे, मतलब कोई सालों जाते रहे और बच्चों को लेके जाते थे। तो हम दादी के मरने के बाद हमें दादी की शनाख्त हमारे बाप ने सिखाई कि वो कौन थी। तो यही काम मैं आज करता हूँ, मैं अपने वालिद कब्र पे जाता हूँ रोज़ और सुबह जाके उनके बाद आज भी सुबह जाके आया। तो ये किस तरह से ये मैंने अपने वालिद को करते हुए देखा। और जब आप वालिदैन घर में मौजूद है और उनसे अपने बच्चों को नहीं बुलाएं, दादी को दादी के पास बच्चे को ना भेजें, तो दादी की इज़्ज़त कैसे आपके अंदर आएगी? तो यही रिफ्लेक्ट हो रहा है। नतीजा ये हुआ कि साइकेट्रिक इलनेस जो है ना वो बेतहाशा बढ़ती जा रही है। अच्छा, आइसोलेशन एक इतनी ख़तरनाक बात है कि जो हम तरबियत दे रहे हैं बच्चों को कि तुम मेहनत करो, तुम ज़बरदस्त हो, तुम ख़ानदान में सबसे अजीम हो, तुम बड़े हो। अच्छा, वो तरक्की तो कर लेता है, पढ़ तो लेता है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ और जितनी टीवी देखने वाले उनको बताऊँ कि जो तरक्की की पहाड़ी पे अकेला खड़ा है ना, उसको चाहिए कि वहाँ से छलांग लगा दे, क्योंकि इंसान चाहिए खुशी गमी के लिए, पैदा होने के लिए भी कुछ इंसान चाहिए और मरने के लिए भी कुछ इंसान चाहिए। आप अकेले रह ही नहीं सकते। तो एटलीस्ट कुछ इतने इंसान तो दोस्त बना लेना, इतने इंसान को रिश्ता बना ले जिनसे कि आपके गमी खुशी में वो शामिल हों। हमने तो आइसोलेशन की एक दुनिया बना ली है और उसका नतीजा ये है कि अब जब कोई तकलीफ़ आती है तो आप अकेले रह जाते हैं। जब भी तो लोग फाउंटेन हाउस जैसे इदारों को भर रहे हैं। मैं अभी रिसेंट पास में आज से कोई 15 दिन 20 दिन पहले हम गए थे गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना खुदकुशियाँ हो रही हैं। ये क्या किसी को इस बात का अंदाज़ा है कि माशरा कितना डिटोरिएट हो रहा है? तो ज़रूरी यही है कि अपना हिस्सा डालें और अपने हिस्से की शमा जलाएं। जी हाँ, बिल्कुल अपना हिस्सा। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको लगता है कि आपका मुआशरा जो है वो बिगाड़ की तरफ जाता जा रहा है, तो उसमें देखें कि आपका हिस्सा कितना है। आप उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली जब आप अपने आप से काम शुरू करते हैं ना, कोई भी अच्छा काम हो या बुरा काम हो, तो वो फैलता है। तो इसलिए अपने हवाले से अपने हिस्से की शमा जलानी शुरू कर दें। अल्लाह फजल करेगा हमारे ऊपर और ये तमाम तर मामलात जो है ये बेहतर होने की तरफ चले जाएंगे। डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, एमएस है फाउंटेन हाउस के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।